नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज ओशियन में। आज हम आपसे बात करेंगे नए कृषि बिल पर, क्योंकि पूरे देश भर में नए कृषि बिल पर बवाल हो रहा है और तमाम ऐसी भ्रांतियां हैं, कंफ्यूजन है, जिसके बारे में आप सभी को जानने की जरूरत है। हमारे साथ है अमरीश। आज हम कृषि बिल पर बात करेंगे और सबसे पहले कृषि बिल पे बात करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर मामला क्या है जिस पर पूरे देश में बवाल हो रहा है। तो जो कृषि बिल है वो लाने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस पर बात कर लेते हैं। रंजीत बात करेंगे हम अमरीश से कि नए कृषि बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा और बहुत सारे अन्य कई कमेटियां आई, अशोक दलवी कमेटी आई जिसने उन्होंने किसानों की आय को दुगना करने की बात हुई। देखिए, ये एक रिफॉर्म है और रिफॉर्म करना सरकारों की जिम्मेदारी है और रिफॉर्म कई बार आपको कड़े लगते हैं। आप याद कीजिए कि जब 1991 में एलपीजी की अवधारणा को लाया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस वक्त जो विपक्षी पार्टियां थीं उन्होंने भी उसका विरोध किया था और ऐसा माहौल बनाया गया कि इसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर किसानों की कुछ समस्याएं हैं, अगर वो उस पर कुछ मांग अपनी रख रहे हैं तो उस पर भी बात करना जायज है, क्योंकि ये लोकतंत्र की रिवायत है। बिल्कुल। बाकी जो जरूरत है वो सरकार का पक्ष है और जो किसान का पक्ष है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि कोई जरूरत इसकी नहीं थी। आगे इस बातचीत के दौरान आप उस पूरी बात को समझ जाएंगे। तो कुल मिला के मामला यह है कि रिफॉर्म है एक नया कृषि बिल, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो वक्तव्य दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने एक लक्ष्य रखा है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की। किसानों की आय दोगुनी करनी है, उसके लिए उपाय किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 1.5 गुना एमएसपी को बढ़ाया। एमएसपी यानी जो आपको समर्थन मूल्य प्राप्त होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ाया गया 1.5 गुना तक। और उसके अलावा जो क्रय केंद्र थे, जो भी सरकारी क्रय केंद्र थे, उनमें ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीदने का प्रयास किया गया। उन सब के बावजूद स्थिति जो सामने आ रही है कि सरकारी गोदाम जो है वो लगभग 7-8% ही देश का अनाज खरीद पाते हैं, बाकी प्राइवेट मंडियों में जाता है। अब छोटे किसान जो हैं वो छोटे किसान मंडियों में अपना अनाज डायरेक्ट नहीं बेच पाते हैं, तो बिचौलियों वाला मामला फंसता है। बिचौलिए जो है वो पैसा बीच में, उनको भी भाई फायदा कमाना है, तो वो भी पैसा खाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि रिफॉर्म आता है तो आवाज उठती है। आवाज अब उठेगी इसलिए क्योंकि बिचौलियों की संख्या भी इस देश में कम नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं उनका एक रोजगार समाप्त हो रहा है जब डायरेक्ट किसान और कंपनियों के बीच में मामला होगा। कंपनियों की बात करें तो जो नया कृषि कानून है, और 3 कानून है इसमें, कृषि बिल है, कृषि बिल में 3 कानून है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनियों को डायरेक्ट इन्वॉल्व किया जा रहा है कि अब कंपनी सीधे किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फार्मिंग होगी और उसके बाद जो भी रेट तय किया जाएगा वो किसानी के पहले ही तय करेंगी कंपनियां, ताकि किसानों को ये चीजें निश्चिंत हो जाए। किसान अनाज बोने के बाद कि हमारा दाम आज 2 रुपए में बिक रहा है, कोई सामान कल हो सकता है आज 100 रुपए में बिक रहा है, कल हो सकता है अनाज उपज होने के बाद 2 रुपए में बिके। लेकिन अब ये तो भूमिका हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने आरोप हैं, लेकिन इसके अलावा आज 4-5 महीने 6 महीने लगभग हो गए। मई जून में कब पारित हुआ था ये? 20 जून को एक अध्यादेश लाया गया था। हाँ। और ये जून से ही लागू है पूरे देश में, जैसा कि मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा किसानों से बात करते हुए कि ये देश में लागू है और इसका कोई दुष्परिणाम ऐसा देखने को नहीं मिला है। अंकित, मेरा सवाल ये है कि अगर सब कुछ अच्छा है, अगर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सब कुछ अच्छा है, मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि आपको इतनी आनन फानन में ध्वनि मती से इस बिल को पास करवाने की आवश्यकता क्यों थी? दूसरी बात यह है कि अगर इस बिल में सब कुछ अच्छा है तो जब संसद बैठती, जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठती, तो हम उस पर बहस कर लेते, बात कर लेते और एक एक प्रावधान पर चर्चा कर लेते। अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब बात यही है कुल मिला के कि अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और भी तमाम किसान आंदोलन, 6 महीने बाद किसान आंदोलन भड़का और नरेंद्र मोदी का आरोप है कि ये किसानों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। लेकिन अब इन सब के पीछे मामला क्या है, यही हम आपको बताने के लिए बैठे हैं कि दरअसल बात यह है कि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो संसद में बिल तो लाना ही पड़ेगा। अब पूरा का पूरा एक
बदलाव है, जो पुराने नियम थे उसके अलावा पूरे नए 3 बिल सीधे लाए गए। तो जाहिर सी बात है, और कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे पारित कर दिया गया, संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति का बाकायदे मुहर लगा, और उस दौरान विपक्षी पार्टियां भी थी, हालांकि वो बहुमत में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सरकार जो तय करती है, जो उसको अध्यादेश लाना है वो ला लेगी, वो उसका मामला है। मेरा सवाल है, आप जवाब दे रहे हैं, मेरा सवाल ये है सरकार की मंशा को लेकर के सवाल। हाँ, लेकिन लोकतंत्र में प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया होती है, बिल आता है, वोटिंग होती है, पास होता है। तो वोटिंग में तो ठीक है, ध्वनिमति से इन्होंने करवाया, उस पर हाँ, बाकायदे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से बिल आया है। उस प्रोसेस में जो भी चतुराई की, लेकिन कानून के अंतर्गत रह के ही की। लेकिन चतुराई का काम किया सरकार ने, लेकिन कानून के बाहर नहीं गए, वो गैर संवैधानिक नहीं है। मेरा सवाल मंशा पे है, और वो सवाल ये है कि सरकार को अगर सब कुछ अच्छा ही करना है, देखिए अध्यादेश की आवश्यकता तब होती है जब देश में कोई ऐसी स्थिति हो कि जिसके लिए कानून तुरंत जरूरी हो और सदन न चल रहा हो। उस वक्त सदन नहीं चल रहा था, पैंडेमिक की स्थिति थी, लेकिन अचानक से कृषि बिल जैसे रिफॉर्म को एक अध्यादेश के रूप में देश में लागू करना, ये कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में सरकार को खड़ा करता है। और मुझे लगता है कि अभी सरकार अपना पक्ष रख रही है, ठीक है। ऊपरी तौर पर बिल में देखे तो कोई ऐसी कमी नजर नहीं आ रही जिस पर इतने बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। लेकिन बात यह है कि जो ये मंशा दिखा दी सरकार ने, किसानों के मन में एक डर बैठ गया है कि कुछ गड़बड़ उनके साथ होने वाला है, और इसीलिए कम्युनिकेशन उनका उस तरीके से बन भी नहीं पा रहा है। इस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल, देखिए मंशा की जहां तक बात है तो खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया, उन्होंने बताया कि उनका जो टारगेट है पहले से ही 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है। अब पेंडेमिक चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि चीजें सब कुछ बंद हो जाएंगी, नए चीजें बदलाव नहीं लाएंगे। जो भी बिल आ रहे हैं, जो भी अध्यादेश आ रहे हैं, वो जैसे पैटर्न पे चल रहा था वो चीजें चल रही थी उसी तरीके से। अब बात यह है कि जब मार्च से लॉकडाउन लगा, उसके बाद 2 महीने का लॉकडाउन था लगभग, उस समाप्ति के बाद ये बिल आया। जब बिल आया था तो संसद कायदे सब चीजें लगभग शुरू हो गई थी चीजें। उसके बाद तो एमपी का चुनाव भी आपने देखा, एमपी के चुनाव भी हुए, खैर वो सितंबर अक्टूबर के आसपास हुआ, चीजें चल रही थी। कुल मिला के बात यह है कि संसद में पारित करवाया गया, और इस बिल में समस्याएं क्या आ रही हैं, इसी पे बात करने के लिए बैठे हैं कि समस्या कहां आ रही है। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको कृषि कानून समझना पड़ेगा कि कृषि कानून है क्या, और नए उसमें जो 3 कानून है, पहले 3 कानून आप नोट कर लीजिए अगर आप देख रहे हैं, और उसको जान लीजिए। तो पहला जो कानून है वो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020। जैसा कि नाम है इसका कि कृषक उपज व्यापार, जो आपका उपज होगा उसका व्यापार करना है, और वाणिज्य जो अर्थ से संबंधित है उसका संवर्धन और सरलीकरण। पहले कठिन प्रोसेस था, उसको सरल बनाने के लिए प्रयास किया गया है कि सरलीकरण हो और संवर्धन हो, बढ़ाया जाए उसको। अब इस कानून में क्या है, और जनता को समस्याएं, जनता को क्या किसान आंदोलनकारी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर जनता की बात करेंगे तो हम किसी एक पक्ष का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो मोदी के इस कानून का समर्थन कर रहा है, और एक धड़ा ऐसा है जो विरोध कर रहा है, नाराज। तो हम उसको जनता की बात नहीं करेंगे, हम विरोधियों की बात कहेंगे और सरकार की बात कहेंगे। तो यह कानून किसानों को किसी भी राज्य में अपने अनाज को बेचने की स्वतंत्रता देता है। आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। यानी कि जो रजिस्टर्ड मंडी है जहां पे आप बेचते हैं, जाते हैं, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। पहले ये रूल था कि स्टेट गवर्नमेंट से बाहर अगर जाते हैं आप तो वो गैर कानूनी होता है, क्योंकि दूसरे जगह दूसरा मूल्य होता था, यहाँ दूसरा मूल्य होता था। हर जगह प्रदेश सरकारें अपने तरफ से भी कुछ टैक्स देती थी, और ये एमएसपी उनके तरफ से भी मिलता था, तो ये नियम था। लेकिन अब ये बाध्यता हटा दिया गया है और अब बाहर जा सकते हैं। कानून में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्च कम करने की बात कही गई है, जिससे किसानों को अनाज का अच्छा दाम मिल सके, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का एक सरल ढांचा बनाने की बात इस बिल में कही गई है। अब इसमें विपक्ष और किसानों को समस्याएं हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने बताया कि राज्य से बाहर बेच सकते हैं, ये नई चीज है, ठीक है, ये अच्छी चीज है। लेकिन अंकित, आप ये जानते हैं कि भारत सरकार का ही डेटा है, 86% ऑफ टोटल फार्मर ऑफ इंडिया वो एक ऐसी स्थिति में है कि उनके पास इतना प्रोडक्शन ही नहीं होता है, तो दूसरे जिले में जाकर के नहीं बेच सकते हैं, तो उनको इस बात का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि
पंजाब और हरियाणा के जो बड़े किसान हैं, जो आंदोलनरत हैं, उनको इसका फायदा हो सकता है। उनको फायदा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी कानून जब जनता के लिए लाया जाता है तो ऐसा नहीं कि हर वर्ग को उसका फायदा मिलेगा, लेकिन विकल्प खुलता है, एक नया विकल्प खुलता है। जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे 5-6 जिले जो आ रहे हैं, उसके आसपास जो किसान हैं, तो वो ट्राली से वहां मार्केट में बेच सकते हैं, तो दूसरे पड़ोसी प्रदेश में भी बेच सकते हैं। एक विकल्प, ये बड़ी बात होती है। जो दूसरा सवाल जो मेरा है वो ये है कि अगर एपीएमसी को ही मजबूत कर लिया जाए तो इसमें सरकार को क्या समस्या है? बिल्कुल, ये बड़ी बात है जो आरोप लग रहा है कि एपीएमसी यानी मंडियां मजबूत हो जाएं, तो इसमें अब लेकिन समस्या यही है कि जो मंडियां वर्तमान में जो एक बना हुआ है ढांचा, उस मंडियों की जो क्षमता है वो 7 से 8% लोगों की खरीद पाते हैं। सरकार अब ऐसा इकोसिस्टम बनाए कि 100% जनता की खरीदारी करे, तो वहीं पे समस्या ये आती है कि वो डायरेक्ट फिर सरकार एक बार खरीदेगी, फिर उन्हीं कंपनियों से बेचेगी या विदेश में आयातित करेगी। इससे सरल तरीका यह है कि जिस कंपनी को जनता से खरीद के कंपनी को बेचे पूरे 100%, डायरेक्ट उस कंपनी को ही भेज दिया जाए आपके पास। तो कहीं ना कहीं एक जो पूरा एक बदलाव लाने का और या बहुत ज़्यादा धनतंत्र की व्यवस्था करना, एक ग्रामीण स्तर पर हर गांव लेवल पे मंडी खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके निगरानी के लिए फिर भ्रष्टाचार किस हद तक है आपने देखा होगा। कई बार जब आप अनाज बेचने जाते हैं मंडियों में, तो गवर्नमेंट मंडी जो है क्रय केंद्र, सरकारी क्रय केंद्र है, तो वहाँ के अधिकारी हैं वो कई बार उसको लौटा देते हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। खैर, भ्रष्टाचार भी जिम्मेदारी सरकार की ही है, वो संभाल सकती है, लेकिन ऐसा इतिहास में भी कई बार देखा गया। अभी तक जब बैकग्राउंड जाए, कई बार होता है जब चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर सही से काम नहीं कर पाती है तो उसका प्राइवेटाइजेशन होता है, और प्राइवेट सेक्टर क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं और वो बटा होता है उनका मामला, तो कई बार वो तेजी से काम करते हैं। अंकित, मेरा सवाल एक ये है कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, खासकर हरियाणा और पंजाब के, और बॉर्डर पर टिके हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ चंद किसान हैं जो उस आंदोलन में सम्मिलित हैं। मेरा सवाल ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है? सरकार क्यों उनको नहीं समझा पा रही है अपने पक्ष को? अगर सरकार सही है, हर तरीके से सही है, तो क्या ऐसा है कि अड़ियल रवैया किसान का कि नहीं हमको मानना ही नहीं है बिल्कुल बात, या सरकार में ही कोई कमी, ट्रस्ट की कमी हो गई है कि वो किसान उस बात को नहीं मान रहे हैं? एक आध उदाहरण इस तरीके से आए कि पंजाब में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के कुछ टावर जला गए, उस पर हालांकि टिप्पणी कैप्टन अमरिंदर सिंह और उसके बाद में आई सारी चीजें। ट्रस्ट की कमी क्या हो रही है? जो कैपिटलिस्ट क्लास है इंडिया का और जो फार्मर है, वो एक दूसरे को दुश्मन क्यों बना रहे हैं? देखिए, मामला क्या है कि कोई भी आंदोलन, आप अगर आंदोलनकारी के पक्ष में सोचें तो लगता है कि ये सही जायज मांग है, लेकिन आंदोलन हमेशा एक दृष्टिकोण होता है। आपकी सोच अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, मामला फंसता है। वो एक उदाहरण देता हूं मैं आरक्षण का। अगर देश में आरक्षण, जातिगत आरक्षण अगर आता है तो आपको दिखेगा कि लगभग देश में 30 से 40% लोग आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो उन लोगों को समस्या तो हो रही है, लेकिन जब वास्तविकता में जाएं, गहराई में जाएं, तो यह भी कहीं ना कहीं मुद्दा उठ के आता है कि एक जो जातिगत बराबरी का मामला फंसता है, और जो देश की जो एक ढांचा है कि भाई सबको एक बराबर उठाना है, वो चीजें होती हैं। तो जब किसी की चीजें, पर्सनल चीजें जब आहत होती हैं, तो अब जैसे कि अब किसान आंदोलन से इसको जोड़ लेते हैं, तो हमने पहले ही बताया कि देश में बिचौलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी मार्केट में हैं तो आपने देखा होगा कि गांव में 2-4 लोग ऐसे बनिया होते हैं जो सामान खरीदते हैं, उसके अलावा एक मंडी होती है। तीसरा पक्ष होता है कि एक राजनीतिक प्रभाव भी। अब देश में ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कमी होगी या अकाली दल के नेताओं की कमी होगी। और बात करें जब पंजाब की, तो पंजाब के नेता इतने खुद समृद्ध हैं कि वो अपना सामान सीधे मंडियों में बेच देते हैं। तो वहां पे मंडी सिस्टम भी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, यहां इन जगहों से ज्यादा मजबूत है। तो वो खुद भी अपने आप को सक्षम समझते हैं कि हम ये चीजें कर ले जाएंगे। तो मामला इसीलिए आपने देखा होगा कि पंजाब के लोग ज्यादा उसमें आंदोलन कर रहे हैं, और यूपी बिहार वालों को, उनको लगता है कहीं ना कहीं हम वैसे ही परेशान हैं, देखते हैं नए कानून में क्या होता है, हो सकता है कंपनी हमें सही अनाज दे दे। कंफ्यूजन का मामला है, और जब जिनको कंफ्यूजन होता है और जहां पे पॉलिटिक्स भी आ जाती है, आंदोलन होना ही है, तो आंदोलन के पक्ष में हम न जाके हम समस्या और समाधान क्या है, समाधान तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम सरकार है नहीं, हम समस्या क्या आ रही है उस पर बात कर सकते हैं। जी जी, दूसरे बिल पर आते हैं। हाँ, अब दूसरे बिल पे आते हैं। पहला बिल हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले बिल में यही है कि आप अपने सामान को कहीं भी जाके बेच सकते हैं, किसी भी स्टेट में जाके बेच सकते हैं। उसके अलावा एपीएमसी के अंतर्गत जो भी जो मंडियां थी उसी में बेच सकते थे, आप उससे अब स्वतंत्र हो चुके हैं। और एक डर अंकित जो बन रहा है किसानों के दिमाग में, जो खुल करके सामने आ रहा है, उनको ये लग रहा है कि एपीएमसीयां धीरे धीरे बंद कर दी जाएंगी,
ठीक है। बिल्कुल। और होगा क्या कि कारपोरेट ही एकमात्र विकल्प बचेगा जहां पर आप बेच सकते हैं। हाँ, इसके जवाब में सरकार की तरफ से कोई वाजिब जवाब नहीं मिल पा रहा नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई जो है बड़ी समस्या का ये समस्या है। जब समस्याओं की बात करें तो ये समस्या निकल के सामने आती है, और लोगों से जब बात करें कहीं ना कहीं डर लगता है कि दरअसल बात क्या है कि जो कृषि बिल है इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, इसमें ऐड ही किया गया कुछ चीजें। जैसे पूरी कृषि बिल जब आप समझेंगे तो उसमें एक चीज ऐड की गई है, प्राइवेट कंपनियां आएंगी आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐड हुआ है, या किसी भी स्टेट में जाके बेच सकते हैं। 4-6 चीजें ऐड हुई हैं। उसके पहले के जो विकल्प थे कुछ भी बंद नहीं हुआ है। आप मंडी में भी जाके बेच सकते हैं, आप बिचौलियों से भी बेच सकते हैं, बिचौलिया जाके कंपनी में बेच लेंगे किसी के, ऑप्शन सारे खुले हैं। लेकिन जो सही आपने सवाल उठाया कि लोगों का कहना यह है कि जब कंपनियों का इन्वॉल्व होगा तो हो सकता है 2-3 साल तक बहुत अच्छा दाम देंगी। जाहिर सी बात है, जब कंपनियां बहुत अच्छा दाम देंगे किसानों को तो किसान सीधे सीधे कंपनी से बॉन्डिंग करने लगेंगे। जब मंडियां होंगी वो सीधे समाप्त हो जाएंगी। एक दौर ऐसा आएगा 5 साल 7 साल बाद कि मंडियां जब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी, बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, तब कंपनियां अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगी। ये जायज शंका उनके दिमाग में है। शंका जायज है, और इस पे कहीं ना कहीं सरकार जो बात चल रही है, जो 6वें दौर की बात हुई, 5 दौर की और पहले बात हुई, इसमें भी यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि आप एमएसपी तय कर दीजिए कि कंपनियां भी लेती हैं तब भी एमएसपी है, सरकारी एक कानून बना दिया जाए, कानून बन जाए, लिखित तौर पे दे दिया जाए। हालांकि सरकार का अपना वो है कि हम तैयार हैं एमएसपी देने के लिए, और ये आंदोलनकारी बोल रहे हैं कि पूरा बिल ही वापस ले लें। तो ये तो मुद्दा उनका है। आप लोग क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरा बिल वापस हो या संशोधन हो, संसदीय व्यवस्था पर ही सवाल उठाना हो जाएगा। हाँ, बिल है उस पर आप बात कर लीजिए, लेकिन ये कोई कहने की बात नहीं बनती है कि आप पूरा बिल इस विषय पर हम भी कह सकते हैं भाई कि क्योंकि अब बिल बनाना वापस कराना ये तो देश के संविधान और देश के संसद का अधिकार है। किसी आंदोलनकारी जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजा है, बिल्कुल, तो उससे काम एक करके देखना चाहिए। बाकी आपके पास विकल्प होता है लोकतंत्र में। वही मैंने उदाहरण दिया है कि एक आरक्षण पे बना तो इतना देश में लोगों ने आत्मदाह कर दिया, तो वापस हो जाए उससे डर के आंदोलन से। या कल को पंजाब में खालिस्तान का मांग करें और सरकार उनको मान ले, तो आंदोलन होते रहते हैं, सरकार उससे दब जाए, मान ले, तो वो लोकतंत्र का भी अपमान होगा। क्योंकि देश की 130 करोड़ जनता ने एक लोकतांत्रिक माध्यम से सरकार बनाया, तो कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पे ही, अब ऐसा नहीं कहीं से ये पैराशूट बिल नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदे अपने चुनाव में कहा कि हम 2022 तक बिल्कुल दूना आय करेंगे, और उस रास्ते पर चल रहे हैं, और हर रैलियों में बोल रहे हैं। इन बिलों के कुछ लक्षण अलग अलग राज्यों में पाए भी जाते हैं। महाराष्ट्र में बिल्कुल, तो वो है कहीं ना कहीं लक्षण है। ऐसा भी हो सकता है केवल विरोध करने के लिए भी विरोध हो, पॉलिटिक्स में ये होता है कि तो हम सिर्फ विरोध पे नहीं जाएंगे, एक पक्ष में नहीं सोचेंगे। बिल्कुल, हम समस्याएं कहां पे आ रही हैं, सरकार का पक्ष क्या है, दोनों को समझे। ये बुद्धिजीवी जो पढ़ा लिखा आदमी है उस पर दूसरे बिल बनाते हैं। हम आते हैं दूसरे बिल पे। बिल एक है, कानून दूसरा है। एक कानून बता दिया, दूसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण। किसानों को सशक्त करना, उनको संरक्षण देना, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, यानी कि आपको आश्वासन दिया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ये जो कानून है यही अपने आप में बोल रहा है कि मंशा क्या है सरकार की। तो अब इस कानून में क्या है, इस कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अर्थात कृषि करारों पर एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है। अभी फ्रेमवर्क बनेगा राष्ट्रीय, यानी कि अभी तक तो ये कानून है, फ्रेमवर्क बनेगा कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है कंपनियों से। इस कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाले फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। यानी कि जब आप फसल बोने जाते हैं उसी वक्त कोई कंपनी आएगी, निश्चित दायरा तय करेगी, या 10 बीघे में हमको आलू बोआना है, टोमेटो शॉप हो गया, या कोई चिप्स वाला कंपनी आ गई, या कोई जो भी बासमती चावल बनाता है, कोई भी कंपनी आ गई, एलोवेरा बनाता है, वो आएगी, एक एरिया दायरा तय करेगी। अच्छा, इसमें खास बात एक और है कि कोई कंपनी अगर आती है तो वो जहां पे भी अपना व्यवसाय बनाएगी वहां का इकोसिस्टम पूरा बनाएगी, बदल जाएगा, वहां पर रोजगार पैदा होंगे। रोजगार तो पैदा ही होंगे। अभी क्या है, किसानों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या पैदा होना है। कोई धान बो रहा है, कोई गेहूं बो रहा है, कोई आलू नहीं बो पा रहा है। अब जब कंपनी आएगी तो वहां की व्यवस्था बनाएगी वहां पे। ये आप बताना चाह रहे हैं कि अगर कारपोरेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो किसान से बात करेगा, तो वो चाहेगा कि उसकी प्रॉफिट ज्यादा हो, तो वो वैज्ञानिक तरीकों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब ऐसे
किसानों को करके चला नहीं प्रेरित जाएगा करेगा, वो। किसानों को प्रेरित करेगा, हाँ। या हो सकता है खुद उसमें इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट ये करेगा कि वो आएगा उस जमीन जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे आपका 10 गांव है, 10 गांव की जो 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन है, पहले वो देखेगा कि इसमें आलू अच्छा पैदा होगा कि नहीं होगा। हाँ, आलू अच्छा होगा कि चेक करेगा, सरसों अच्छा होगा, हाँ, ये वो समझने चेक की करेगा कोशिश कि करेगा। ये अनाज इसमें अच्छा होगा कि नहीं होगा। चेक करने के बाद जब अनाज हो जाएगा तो हम इसका कैसे रख रखाव करेंगे, उसकी व्यवस्था बनाएगा। यहाँ पे पानी सींचने की व्यवस्था कैसी होगी, बिजली की व्यवस्था कैसी, पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलेगा। तो जाहिर सी बात है वहां और पे इसकी समस्या देश में है, समस्या बहुत बड़ी है। किसानों को नहीं पता है कि हमारे इस जमीन पे क्या पैदा होगा अच्छे से। दिल्ली का जो स्मॉग का प्रॉब्लम होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं सोच रहा हूँ जोड़ दूं कि ये जो पश्चिमी यूपी है या जो हरियाणा का वो पार्ट है जहां से जो धुआं उठता है, पंजाब का वो पार्ट, और जाकर के दिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, उसको दूर करने का एक और उपाय है कि ऐसे फसल वहां पर लगाए जाएं जिनकी पराली इस तरीके से नहीं होती है। बिल्कुल। और एक जानकारी वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल, जहां पर पर्याप्त पानी, खूब सारी नदियां हैं, वहां पर धान को उगाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, कम खर्चे की आवश्यकता होती है, और यहाँ हरियाणा, पश्चिमी यूपी में उगाना महंगा भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अवैज्ञानिकता और लोगों की जागरूकता की कमी की वजह से भी कहीं ना कहीं पर्यावरण का नुकसान भी हो रहा है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक जो हमने बैकग्राउंड बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके फसल क्या बोना है आपको वो पहले से करार तय होगा। बिल्कुल। और एक कंपनी नहीं आएगी, कंपनियां बहुत सारी आएंगी, छोटी कंपनी आएगी, बड़ी कंपनी आएगी। हो सकता है कल को उस गांव का कोई जो पैसे वाला आदमी है खुद का एक कंपनी खोले। क्षेत्रीय भाई चिप्स अगर बनाना है, चिप्स की एक आप खुद भी कंपनी छोड़ के क्षेत्रीय व्यापारी आप कोई अपनी फैक्ट्री डाल सकते हैं वहां पे। उससे भी बड़ी बात यह है, हम अभी फायदे की बात कर रहे हैं, जो आरोप कमियां बताई जाएंगी, शंकाएं बताई जाएंगी, वो भी अभी हम ऐड कर रहे हैं। इसके बाद एक पक्ष पे बात नहीं कर रहे हैं। छोटे किसान जो मंडियों में अपना अनाज कभी बेचने नहीं जा रहे थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा छोटे किसानों को, क्योंकि 150 बोरी किसी के पास है, वो मंडी में लाइन लगाए, 4 दिन लाइन लगा, वो नहीं करता था, बनिया व्यापारियों को, बिचौलियों को बेच देता था। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना। गुणवत्ता वाले बीज इसलिए वो सुनिश्चित करेगा क्योंकि उसको अच्छा उपज मिलेगा। अब 10 जगह तो वो बनाने जाएगी नहीं, कंपनी आएगी, एक जगह लगाएगी, उसे उसका टारगेट रहेगा कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा माल का उत्पादन हो ताकि उसका वहीं पे सेटअप जमा रहे। तो अच्छे बीज देगी, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी होगी। फसल का स्वास्थ्य क्या है उसकी निगरानी कंपनी खुद करेगी। ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ये कंपनियां अपने लिए करेंगी क्योंकि इससे उनको फायदा होगा। इसके अलावा किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तंत्र को स्थापित करने की भी बात कही गई। अगर विवाद कंपनी से होता है तो तंत्र बनाई जाएगी। अब यहाँ पे एक मामला फंस रहा है कि जो किसान आंदोलनकारी हैं उनका मानना है कि हम कोर्ट में जाना चाहते हैं। अच्छा। कोर्ट में जाएंगे तो क्या है कि अभी तक जो तंत्र है वो तहसील स्तर पे है, तो ब्लॉक स्तर पे जो भी पदाधिकारी होंगे वो तय करेंगे। तो अब क्या है कि फायदे तो जो मैंने आपको गिना दिया, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, कंपनियां बैठेंगी तो वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा और तमाम चीजें हैं, बड़ा मुद्दा है, रोजगार मिलेगा और अच्छा अनाज बिकेगा। और मध्यम उद्योग भी उपजेगा। भाई चिप्स अगर कोई बना रहा है, छोटी कंपनी डाल रहा है, विकासशील देशों को विकसित बनाना बहुत बड़ा योगदान। आज गांव का एक बच्चा सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में सोचता है, वो प्राइवेट नौकरी के बारे में भी जब वहां पे बिजनेस का एक माहौल होगा बनेगा सोचेगा। लेकिन अब शंकाएं कहां पे आ रही हैं? शंकाएं यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमजोर पड़ेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी से बात करने की जो हैसियत या बहुत कठोर शब्द में कहें कि औकात नहीं होगी किसानों की, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। दूसरी बात यह, छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद ना करें। छोटे छोटे किसान बहुत हो जाएंगे तो उसमें हो सकता है किसानों का कोई नेता ही डायरेक्ट बात करे, वो भी बिचौलिए का काम कर सकता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल वो हो सकता है कि जो है एक बिचौलिए फिर उसमें बन सकते हैं, क्योंकि 10 जैसे 5-5 बिस्वे वाले 10 1 बीघे वाले किसान, उनसे कंपनी डायरेक्ट बात नहीं करेगी, तो वो क्या करेंगे, किसी एक नेता टाइप के व्यक्ति से मिलेंगे जो कि इन सभी गुड्स का डायरेक्ट बीच में डीलिंग करेगा। तो यहाँ पे भी मामला फंस सकता है। और एक समस्या आ सकती है, किसी विवाद की स्थिति में कंपनियां किसानों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत स्थिति में हो सकती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि विवाद अगर हो गया, कंपनियां मजबूत स्थिति में रहेंगी, हो सकती हैं। लेकिन सरकार का यह पक्ष है कि भाई खुला विकल्प है। कंपनी अगर आपको लगता है कि आप कमजोर पक्ष पड़ रहा है, कंपनी बदल दो, दूसरी कंपनी ले लो, या करार किसान तोड़ भी सकता है। अगर कंपनियां तोड़ सकती हैं तो किसान भी तोड़ सकता है। लेकिन अंकित ये बताइए कि भारत का जो किसान है, अधिकतर किसान इतना कमजोर है कि अगर वो 2 टाइम काम नहीं करेगा तो तीसरे टाइम का खाना नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वो मुकदमा कैसे लड़ेगा? वो उसका मुकदमा लड़ना या कंपनी बदल लेना,
ठीक है। बरसाती में उसके घर में खाने को अनाज नहीं है और वो ऐसे हालात में क्या अंबानी के बाद में टाटा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में होगा? नहीं होगा। तो इस पर सरकार को जो दूसरा पक्ष है, जो किसान वाला पक्ष है, उसको कानूनी रूप से और मजबूत करने की आवश्यकता है। हाँ, ये हमने बताया कि कैसे ये दूसरा कानून था, संशोधन की थोड़ा बहुत आवश्यकता अगर लगता है, बृहद चर्चा की। हालांकि जब ये कृषि कानून बनाया जा रहा था तो बड़े बुद्धिजीवियों से कई जगह से सर्वे हुआ और पुराना जो रिकॉर्ड देखा गया, इसमें कुछ नया नहीं जुड़ा है। कई बार कांग्रेस सरकार ने भी इन टाइप के कानूनों की मांग की थी। पहले राहुल गांधी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो संसद में बैठ के बोल रहे हैं कि अमेठी में मुझसे लोगों ने कहा कि 2 रुपए का किलो आलू बेचते हैं और 10 रुपए का चिप्स मिलता है जिसमें मात्र 1 ही आलू लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं पैसे खा जाते हैं और कंपनी तक पहुंचते पहुंचते 2 रुपए वाली चीज़ 50 रुपए की हो जाती है। कंपनी सीधे उनसे बात करे तो सही रेट मिल सकता है। सही रेट मिल सकता है। अब आइए तीसरे कानून पे आते हैं हम। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा जो पेज फंस रहा है वो तीसरे और पहले में एमएसपी वाला मैटर फंसा था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो थोड़ा बहुत फंस रहा है, लेकिन वो किसानों के लिए ज्यादा हित की बात है। हित की बात। तीसरे में समस्या ये फंस रहा है, इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान, यानी कि ये आवश्यक वस्तु नहीं होंगे। इसका अर्थ यह हुआ इनका भंडारण करना जुर्म नहीं माना। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब जितना चाहे इनका भंडारण किया जा सकता है। यह कहीं न कहीं शंका का विषय है कि अगर कंपनियां भंडारण कर लेती हैं तो रेट मनमानी देंगी। ये किसानों को कम समस्या ऐसी होने वाली है, ऐसे समस्या होगी उस वर्ग को जो शहरों में रह के नौकरी कर रहा है, खरीद के ही पूरा खा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा होगा कि बहुत महंगा सामान मिलने लगेगा। किसानों का तो बेच दिया, उनका तो मामला हो गया। लेकिन अंकित, इसका फायदा भी किसानों को हो सकता है। अगर ये कंपनियां आती हैं और ब्लॉक स्तर पे या ग्रामीण स्तर पर अगर कोल्ड स्टोरेज बनाती हैं और भंडारण करने की अगर छूट दी गई है तो किसानों को भी छूट है। हाँ, ये चीज इसमें एड ऑन भी है, जुड़ा है। बिल्कुल, इसमें है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा। हाँ। और जैसा कि देख रहे हैं कि जब किसान आलू पैदा करता है तो आलू 2 रुपए 3 रुपए किलो इतना सस्ता हो जाता है। अब वो करेगा क्या कि अगर उसने 1 कुंटल मान लीजिए आलू पैदा कर लिया और उसको उपयोग मात्र अभी 10 किलो ही करना है, तो जो शेष आलू बचा वो अपने खर्चे का एक अनुमान लगाएगा कि मुझे साल भर में इतना आलू खाना है, बाकी जो बचेगा उसको बेच देगा और उस आलू को वो कोल्ड स्टोरेज में रख कर बचा लेगा। तो भविष्य में उसको 30 रुपए किलो आलू नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ये भी है हो सकता है कि कई व्यापारी हैं जो करोड़पति हैं, वो क्या है कि एक ब्लॉक स्तर पे अपना कोल्ड स्टोरेज बना लेंगे, कोई व्यवसाय नहीं करेंगे, सिर्फ कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और कहेंगे किसानों आओ अपना सामान रखो और 100 रुपए कुंतल हम आपसे किराया ले लेंगे। ये ऐसी व्यवस्था बहुत जगह पर चल भी रही है, चल रही है। किराए पे लोग अपना सामान रखते हैं और ठंडी के महीने में जब बहुत महंगा हो जाता है तो उसको निकाल के अपना ही सामान यूज करते हैं। किसानों के लिए प्लस पॉइंट इसमें है कहीं ना कहीं है। अच्छा, प्रतिस्पर्धा बाजार का वातावरण बनेगा, किसी फसल को नुकसान में कमी आएगी। जो फसल है प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगा कि भाई अब ये भी कंपनी लेने आ रही है, ये भी कंपनी लेने आ रही है, ये भी कंपनी लेने आ रही है। और उसके बाद में अगर भंडारण की क्षमता को बढ़ाया गया, मान लीजिए कारपोरेट ही उसमें इन्वॉल्व होता है, अंबानी, अडानी, टाटा की कंपनी ही आती हैं और वो कोल्ड स्टोरेज को मेंटेन करती हैं, तो उससे होगा क्या कि बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम बचा पाएंगे। हम भंडारण ना करने की वजह से लाखों जो है करोड़ों रुपए का आलू, प्याज बर्बाद होता है, टमाटर सड़ा देते हैं, गेहूं धान सड़ा देते हैं और लोग भूखे मर रहे हैं। टमाटर का तो सबसे बड़ा उदाहरण हम बताएं, अगर आप गांव में किसी से, अगर तमाम लोग गांव से भी होंगे, स्थिति यह है कि जब टमाटर पैदा होता है उस वक्त इतना ज्यादा तेजी से गांव में टमाटर जब पैदा होता है, लोगों का 2 रुपए 3 रुपए किलो बिकने लगता है और सड़ने लगता है। और प्याज की स्थिति क्या है कि 3 महीने बाद उसमें अंकुरित होने लगते हैं, वो जमने लगते हैं। आलू भी यही है, सूख जाती है। अगर उसका भंडारण समुचित रूप से हो पाएगा तो मुझे लगता है कि भूखमरी की समस्या को भी कहीं ना कहीं सरकार मेंटेन कर सकती है। बिल्कुल। अब विपक्ष की जो शंकाएं हैं इसमें क्या है कि असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा, इसके बाद नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। ये शंका जायज है और इस पर कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। इसको एक लिमिट तो तय होना चाहिए कम से कम। बिल्कुल, एक लिमिट, क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो तो इतना स्टोर कर नहीं पाएंगे। तो एक लिमिट अगर निर्धारित कर दिया जाए कि 10 टन 20 टन या 2 कुंटल 20 कुंटल एरिया के हिसाब से कि उस एरिया का प्रोडक्शन कितना है, और उसके बाद में ये निर्धारित कर दिया जाए कि इससे ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कृषि कानून था। हमने आपको तीनों कृषि कानून बताया
और बताया कि इस लोगों की शंकाएं क्या है और सरकार का पक्ष क्या है। अब वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही, सरकार ने साफ तौर पे कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, समझौता करने के लिए तैयार हैं, संशोधन मुमकिन है, लेकिन बिल वापस करना ये डिमांड पूरी तरीके से असंवैधानिक है। क्योंकि कोई भी बिल जब देश के उच्च संसद में कह लें कि जो कि जनता के द्वारा ही सारी चीजें सिस्टम बना हुआ है, उसको वापस कराना संभव नहीं है। संशोधन हो सकता है, अगर सरकार करती है वो खुद का निर्णय होगा। फिलहाल आप अपनी राय जो है बिल्कुल दें। और दो और जानकारी मैं जोड़ दे रहा हूं जी कि अभी पिछले 30 दिसंबर को एक कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें एक प्रस्ताव लाया गया कि अब पहले क्या होता था कि सीरा से एथेनॉल को बनाया जाता था और अनाज से बनाना अलाउ नहीं था। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसको पास कर दिया कि अब अनाज से भी बनाया जाएगा। एथेनॉल का फायदा ये है कि एथेनॉल को हम पेट्रोल में मिलाते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि हमको पेट्रोल थोड़ा कम लेना पड़ेगा और अगर हम अनाज का इस्तेमाल करेंगे तो किसान को ज्यादा प्रॉफिट होगा उससे। हाँ, डिमांड बढ़ेगा। बिल्कुल डिमांड अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि सच्चाई यही है कि अनाज किसानों का ढंग से बिक नहीं पाता, सड़ रही है, गोदाम में बिक रहे हैं, सड़ रहा है। एक जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा गड़बड़ है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है जो सबसे खास बात है इस कानून में, संशोधन की अगर जरूरत है, संशोधन होना चाहिए, कानून मजबूत होने चाहिए, अपनी अपना पक्ष है, लेकिन खास बात यही है कि अगर प्राइवेट कंपनियां जब विकसित होंगी तो हर जगह गांव स्तर पे एक जो व्यवसायीकरण होगा और लोगों में कंपटीशन बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी के पीछे युवा भाग रहा है, कृषि से नफरत करता है युवा, और लोगों को लगता है किसानी में कुछ भी नहीं है। और देखें तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पे आधुनिक जो यंत्र हैं उनकी बहुत बड़ी कमी, लोगों के पास पैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें मार्केट में आएंगी कि लोग किराए पे आधुनिक यंत्र लाएंगे, कंपनियां खुद लाएंगी, और हो सकता है कई ऐसी कंपनी अब खड़ी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ कृषि से ही निर्भर होंगी, कृषि की से संबंधित ही कंपनियां खड़ी होंगी जो कि सामान खरीदेंगी, बनाएंगी और दूसरे कंपनियों को बेचेंगी। और आखिरी में राजनाथ सिंह का वो इंटरव्यू जोड़ दे रहा हूं जिसमें उन्होंने कृषि कानून पर अपनी कुछ बात रखी। उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर होने वाले जो अपशब्द हैं, हमले हैं इस आंदोलन के आड़ में, उस पर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए और द न्यू जोशियन भी इस बात को मानता है कि आपके सवाल हैं तो वो एक पार्लियामेंट्री वर्ड में जायज शब्द में जायज तरीके से पूछे जाएं तो ज़्यादा वाजिब है। प्रधानमंत्री इस देश के हैं, वो किसी दल के नहीं हैं, तो इसलिए जब आप विरोध करें तो अपनी मर्यादा को ध्यान रखें। और दूसरी बात जो राजनाथ सिंह ने कही उस पर तो मैं एक कदम आगे चलकर एग्री करता हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री का जो बयान आया प्रधानमंत्री को लेकर के और देश को लेकर के, कौन होते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री? हमारे देश को बताने वाले। बिल्कुल, ये देश संप्रभु है। हम इस देश में कोई भी कानून बनाएंगे, हम अपने किसान से बात करेंगे, कारपोरेट से बात करेंगे, कुछ भी करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन होते हैं ये सलाह देने वाले कि हमें क्या करना चाहिए, आप अपना संभालिए। कनाडा तो जानते हैं भारत के, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। 70 सालों का भारत का इतिहास रहा, नए कानून बनते रहे हैं, आते रहे हैं, बहुत देश बिक नहीं जाता है। एक रक्षा मंत्री के तौर पर अगर इस बात पर जवाब दिया गया, ये बहुत अच्छी चीज है। हम बात कर लेंगे किसानों से, जो भी मसले होंगे सब पर बात कर लेंगे, लेकिन कनाडा कोई नहीं होता बताने वाला। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने एक चीज और जोड़ा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, एक जमीन जो है जमीनी खेती बाड़ी करके आया हूं, तो मैं जानता हूं किसानों का दर्द। हालांकि वो दर्द कितना जानते हैं ये अलग बहस का मुद्दा है, इस पर बहस लगातार जारी है। जो भी अपडेट होगा, नई बात कोई खुलकर आएगी, अगर कोई एक प्रस्ताव पर लगातार मंजूरी बन जाती है, किसान भी सहमत होते हैं, सरकार भी सहमत होती है, उस पर भी हम गहराई से बात करेंगे। द न्यू जोशियन, जैसे महासागर गहरा होता है उसी तरीके से हर तथ्य पर, हर योजना पर, हर मामले पर गहराई से बात करेंगे। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, लाइक कमेंट करके शेयर करके अपनी राय दीजिए। और हाँ, ये आप जो हमारे दर्शक हैं उनको सबसे पहली बात तो जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 31 दिसंबर है। 2020 बहुत ही मनहूस वर्ष खत्म हो रहा है। इसको कहने से पहले मैं सोचता नहीं हूँ, एकदम से मैं कह रहा हूँ बहुत ही मनहूस वर्ष खत्म हो रहा है। और जो आने वाला 2021 है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है कि आपको 1 जनवरी के बाद में मिले, लेकिन शुभकामनाएं देना हमारा जिम्मेदारी है। तो अपनी राय लिखिए, अगर किसी नए मुद्दे पर आप बहस चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं, उस पर भी हम आपको समझाएंगे।
चलिए, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए द न्यूज ओशियन के साथ। हर समय आप लोगों के बीच हम आएंगे किसी नए टॉपिक पर। और कहा जैसा नाम है ओशियन, समुद्र की गहराई, पूरी गहराई के साथ, पूरा मंथन के साथ चर्चा होगा। और अगर आप छात्र हैं तो आप इसमें जो भी फैक्ट आते हैं उसको नोट्स में नोट कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने द न्यूज ओशियन से क्या कहा किसान बिल को लेकर, जल्द देखिए द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और पूरा साक्षात्कार पढ़िए द न्यूज ओशियन मैगजीन में। कृषि सुधार बिल वापस ले सरकार, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इन बिलों को वापस लेने की। एमएसपी नहीं मिलेगी। हमारा मंशा स्पष्ट है कि एमएसपी कभी भी बंद नहीं होगी। मैं तथाकथित कहूंगा, असल में पत्रकार नहीं कहूंगा और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। बहुत सारे पत्रकार विभिन्न राजनीतिक दलों या विचारधारा से जुड़े होने के कारण। प्राइवेट मंडियों पर टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, प्राइवेट मंडियों में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी सरकार फेवर कर रही है और चंद लोग वहाँ बैठ करके देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देशद्रोह कर जाते हैं, पता नहीं चलता। जो गुपकार ग्रुप है वो कहता है कि चाइना का सहयोग लेकर के हम यहाँ पर 370 वापस लाएंगे।